जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो आज आप किस्सा गोई के एक नए एपिसोड में मैं आपको पटियाला के किस्से सुनाता हूं। पटियाला माने महाराजा पटियाला की रियासत। ब्रिटिश इंडिया में इंडिया की सबसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लार्जेस्ट एंड मतलब मोस्ट पावरफुल स्टेट्स ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे। तो अपने ये जो अमरिंदर सिंह है ना, कैप्टन अमरिंदर सिंह, इनके परदादा जी का किस्सा है। महाराजा भूपिंदर सिंह, ये इनके परदादा जी थे और उनके बेटे थे शायद राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह के बेटे थे महाराजा यादवेंद्र सिंह और यादवेंद्र सिंह के बेटे हैं ये कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो तब महाराजा भूपेंद्र सिंह का महल हुआ करता था जिसका नाम था मोती बाग। तो जब फिर बाद में जब देश आजाद हो गया ना, तो ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के परिवार ने वो अपना महल भारत सरकार को दान कर दिया था। इस शर्त पे दान किया था कि यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स खुलेगा, क्योंकि 60s में भारत सरकार ने ये प्रस्ताव किया कि जो है हम एक राष्ट्रीय खेल संस्थान खोलना चाहते हैं। तो महाराजा की फैमिली ने बोला कि ठीक है जी, हमारा पैलेस आप ले लो, इस पैलेस में आप NIS खोल दो। तो तब NIS उसी पैलेस में आज भी चलता है और उस महल का नाम है मोती बाग। तो तब ये जो पैलेस था ना मोती बाग, ये था महाराजा भूपेंद्र सिंह जी का। और मतलब शायद भारत के इतिहास का सबसे रंगीन मिजाज, सबसे खपती राजा। वैसे राजा तो हिंदुस्तान में एक से एक खपती हुए, एक से एक अय्याश हुए, एक से एक रंगीन मिजाज हुए, मतलब शब्द कम पड़ जाते हैं, ऐसे ऐसे हुए। तो महाराजा भूपेंद्र सिंह वाज वन ऑफ देम। तो वैसे अगर भूपेंद्र सिंह की कहानियां अगर आपको सचमुच पढ़नी है ना, तो कपूरथला स्टेट के, यस शायद कपूरथला के ही उन दिनों प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे दीवान जर्मनी दास जी। उन्होंने ना 3 4 5 किताबें लिखी हैं, बड़ी पॉपुलर किताबें हैं। उन किताबों का नाम है द महाराजा, द महारानी, द क्वीन, द प्रिंस, द प्रिंसेस, ऐसे इस टाइप से करके। तो भाई वो चूंकि वो खुद एक शाही परिवार को बिलोंग करते थे और एक बड़ी रियासत, कपूरथला बड़ी रियासत थी, उस रियासत के वो प्रधानमंत्री थे। तो देश और दुनिया के सभी राजा महाराजाओं से उनके ताल्लुकात थे, पर्सनल ताल्लुकात थे, दे वर फ्रेंड्स। तो देश दुनिया के सभी जो महलों में उनका आना जाना था, तो महलों की, राजाओं की, रानियों की, राजकुमारियों के बड़े रंगीन, बड़े मजेदार किस्से उन्होंने अपनी किताबों में लिखे हैं। अमेज़न पे उनकी उपलब्ध है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है वो पुस्तकें, द महाराजा, द महारानी। आप मंगा के पढ़िएगा, मैंने पढ़ी है सारी, ऑलमोस्ट सारी पढ़ी है। तो तब उनके महल में NIS पटियाला था, वहां का मैं स्टूडेंट रहा और 1988 में मैंने वहाँ से डिप्लोमा किया। उसके बाद मैं चूँकि अपने बैच का टॉपर था तो मैं वहीं पे पढ़ाने लग गया था, तो 3-4 साल वहीं रहे। और 88 से पहले ही पटियाला आना जाना मेरा 1986 में शुरू हो गया था। तो मेरा NIS पटियाला से एसोसिएशन जो है वो बहुत पुराना है, 1986 का है। तो मुझे याद है जब हम NIS में डिप्लोमा करने गए तो हमको जो एकोमोडेशन दी गई थी वो ओल्ड बॉयज़ हॉस्टल में दी गई थी। और वो जो ओल्ड बॉयज हॉस्टल था वो इनफैक्ट उस राजमहल का रनिवास था। राजमहल जो है ना वो 50-55 एकड़ में बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। मतलब आप सोच लीजिए कि उसके एक कोने में हम सुबह मॉर्निंग में रनिंग की हमारी एक एक्टिविटी होती थी, जो मॉर्निंग में हम वार्म अप करते थे। रोज हमारी 2 किलोमीटर की जो दौड़ होती थी
वो पैलेस के सामने हमारी असेंबली होती थी, वहाँ से हम पैदल चलना शुरू करते थे। मेन गेट की तरफ आके वहाँ एक छोटा सा जंगल था, उसमें से होते हुए, और एक कोने में हमारा रेसलिंग हॉल था, और वो लगभग 2-2.25 किलोमीटर का चक्कर बनता था। एंड इट वॉज नॉट इवन हाफ ऑफ द NIS कैंपस जो है पूरा, मतलब वो आधे से भी कम का चक्कर था, तब 2 किलोमीटर का था। अगर पूरा चक्कर NIS का लगाया जाए तो शायद 3-3.5 किलोमीटर का बन जाएगा। इतना बड़ा कैंपस, और इतने बड़े कैंपस को मेंटेन करना, और उसमें विशाल महल, महल में अगर कमरे गिने तो मतलब आई थिंक बड़े बड़े, मतलब कमरे भी, ये सिंपल ऐसे कमरे नहीं, हॉल नुमा कमरे, बहुत बड़े बड़े हॉल नुमा कमरे होंगे, करीब 100 से ज़्यादा कमरे होंगे। तो उन्हीं कमरों में सारे NIS के ऑफिसेज होते थे, उन्हीं कमरों में हमारी क्लासेस लगती थी, गेस्ट हाउसेस थे, एकोमोडेशन थी कोचेस की, फिर उन्हीं कमरों में स्टूडेंट्स की एकोमोडेशन बना दी गई। अब वो 100 सवा 150 साल पुरानी बिल्डिंग है। तो साहब ओल्ड बॉयज हॉस्टल जहां था, वो बताते हैं लोग कि रनिवास होता था। और जब हमने NIS की थी 80s में, तो वहाँ पे उस पैलेस के जो पुराने कर्मचारी हुआ करते थे वो तब तक जीवित थे, और वो जिन्होंने कि ब्रिटिश इंडिया देखा हुआ था, मतलब 1947 से पहले के लोग उन दिनों NIS में थे। उनकी उम्र बेशक 60, 70, 80 साल हो चुकी थी। ऐसे बहुत से लोग थे। NIS के बाहर भी ऐसे सैकड़ों लोग अभी जीवित थे जिन्होंने वो महाराजा पटियाला का, नॉट एग्जैक्टली भूपेंद्र सिंह का नहीं, पर आज़ादी से पहले का वो पीरियड देखा था। तो वो किससे बताया करते थे, और बहुत सारी किंवदंतियां हैं, बहुत सारे प्रत्यक्षदर्शी थे। तो उनको NIS के बारे में सुनाने के लिए, पटियाले के बारे में सैकड़ों किस्से हैं, मैं 2-4 आपको सुनाता हूँ। तो लोग बताते हैं कि साहब महाराजा पटियाला की, भूपेंद्र सिंह की, लोग बताते हैं कि 360 रानियां थी। अब वो 360 की फिगर एग्जैक्ट हो सकता है कम ज्यादा हो, पर उनकी इमेज पब्लिक में यही थी कि साहब 360 रानियां। और दीवान जर्मनी दास ने अपनी पुस्तक में लिखा है, और उनका अकाउंट बड़ा ऑथेंटिक माना जाता है, कि महाराजा पटियाला ने अपनी पूरी रियासत में हर गांव में, इलाके में आदमी छोड़ रखे थे जो सिर्फ ये देखते थे कि किसकी बेटी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और जिसकी भी बेटी खूबसूरती की चर्चा राजमहल में पहुंच जाती थी, उसको महाराजा उसके बाप को बुलवा के साम दाम दंड भेद चाहे जैसे वो बेटी जो है राजमहल पहुंचा दी जाती थी, और चाहे वो रानी बन जाए, चाहे मतलब चाहे जैसे वो महल में आ जाती थी। तो इस तरह से 360 रानियां थी। और दीवान जर्मनी दास लिखते हैं कि उसमें से बहुत सी, क्या ज्यादातर उन 360 में से शायद 350 या 300 ऐसी रही होंगी जिनको महाराजा के साथ जीवन में सिर्फ एक रात बिताने का मौका मिला, और फिर उनको उसी महल में डंप कर दिया जाता था जो रनिवास होता था। तो मैंने बताया ना, जिस रनिवास में हमें ओल्ड बॉयज हॉस्टल बनाया गया था, उसमें कभी वही रानियां, वो अभागी रानियां जो कि अपने घरों से उठवा ली गई, मंगा ली गई, ले आई गई थी, और जिन्होंने राजा के साथ सिर्फ जीवन में कभी एक रात बिताई थी, वो उन्हीं कमरों में रहा करती थी जिसमें हम रहते थे। तो कमरे काफ़ी बड़े बड़े थे, जो आज जैसे स्टैंडर्ड जो CBSE के क्लासरूम्स होते हैं वो काफ़ी बड़ा होता है ना, एक कॉलेज का क्लासरूम जो होता है, उस क्लासरूम को भी डबल कर दीजिए, इतने बड़े क्लासरूम, इतना बड़ा रूम होता था। और उन रूम्स में मतलब अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ द रानी, 2 भी रहती थी, 4 भी रहती थी, और 8 भी रहती थी। जैसे बॉयज हॉस्टल में ही हम लोग 8-8 लड़के एक कमरे में रहते थे, इतना बड़ा हॉल नुमा कमरा होता था। तो उसी तरह रानियां भी, जो अगर रानी का स्टेटस ज़्यादा बड़ा है तो वो एक हॉल में 2 रानियां भी रहती थी और 8 भी रहती थी। तो वहाँ पे ना एक बहुत पुराना बुजुर्ग स्टाफ था, वो किस्से सुनाया करता था। वो श्रुति परंपरा के थे कि बड़े बुजुर्गों से उन्होंने वो किस्से सुने थे, वो हमको सुनाया करते थे कि, और दीवान जर्मनी दास ने भी ऐसा ही अपनी बुक में लिखा है कि वो पूरे महल का ना एक
किचन अलग था रानियों का, और रानियों के लिए खाना बनता था। तो वो किचन भी मैंने देखा है। तो वहाँ पे, और दासियाँ होती थी रानियों की, तो वो आपस में लड़ती रहती थी, दासियाँ लड़ती रहती थी, रानियाँ, और पूरा था बाल पकड़ के लड़ती थी, एकदम जैसे एक आम ट्रेडिशनल टिपिकल वुमन लड़ती है ना, ऐसे लड़ती थी। और खाना बनता था, तो कहते हैं हर रानी के स्टेटस के हिसाब से किसी को चांदी की थाली में परोसा जाता था, किसी को सोने की थाली में परोसा जाता था, किसी को सिंपल स्टील की या इस टाइप की थालियों में, सिंपल थालियों में परोसा जाता था। जो छोटे लेवल की रानी होती थी उसको 4-6 डिशेस परोसी जाती थी। जो थोड़े और उससे ऊपर लेवल की रैंक्स होते थे बकायदा, उसको 8 डिशेस परोसी जाती थी, किसी को 10, 12, 15 परोसी जाती थी। अच्छा, तो एक तो महारानी होती थी जो राजा के साथ, तो हमेशा जो असली रानी थी। इसके अलावा 3-4 पटरानियां होती थी, 5, और उसके बाद ये सब 300-350 रानियां थी। तो जो महारानी साहिबा था वो तो पूरे राज्य की महारानी थी, तो उनका तो स्टेटस राजा जैसा था ना। तो उनसे नीचे जो 4-5 रानियां होती थी, उनमें भी रैंकिंग होती थी कि कौन सी रानी कौन सी साड़ी पहनेगी, कौन सी रानी को सोने की थाली में खाना परोसा जाएगा, कौन सी रानी को कौन सी डिश परोसी जाएगी। डेली बैंक्वेट जो उनका रोज का भोजन होता था उसमें भी, अच्छा वहां क्या था कि रोज ही पार्टीज होती रहती थी महल में, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, तो उसमें वो तमाम रानियों को इनविटेशन होता था। वो जो 300 वाली थी, जो हमारे वाले हॉस्टल वाली जो थी, तो वहां पर भी कौन सी रानी कहाँ बैठेगी, कौन सी रानी किस प्लेट में कहाँ से लेके खाना खाएगी, पूरा मतलब एक उनकी अलग एक रैंकिंग थी। और उन रानियों के अब बस एक लड़की 18-20 साल की उठा के ले आई गई, महाराजा के साथ जिंदगी में वो एक बार सोई, उसके बाद फिर कभी नहीं, फिर वो उस एक महल में उसको घुट के मरने के लिए छोड़ दिया गया। तो अब आखिर जहां 300 औरतें रह रही हैं ऐसी फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेशन की मरीज, सेक्सुअली स्टार्व्ड औरतें, है ना, जो ये भाई एक बार तो उन्होंने सोचा था ना कि मैं महाराजा भूपेंद्र सिंह की रानी बनने जा रही हूँ, यहाँ आई तो पता लगा कि एक गर्ल्स हॉस्टल में पटक दिया गया है, जहाँ चारों तरफ फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन है, सराउंडेड बाय 350 फ्रस्ट्रेटेड वुमेन। कहते हैं आपस में कुत्तों की तरह लड़ती थी। तो उनको कंट्रोल करने के लिए हिजड़ों की एक फौज थी बाकायदे। भाई अगर महिलाओं के महल में मर्दों की ड्यूटी तो लग नहीं सकती, औरतों से वो कंट्रोल नहीं होती थी, जो औरतें थी वो दासियां कहलाती थी। तो वहां पे उनको कंट्रोल करने के लिए हिजड़ों की बाकायदा एक आर्मी थी जो कि रनिवास में ड्यूटी देती थी। और महाराजा पटियाला के का आदेश था कि हिंदुस्तान में जहां हिजड़ा मिले ले आओ। तो वहां पे गार्ड, कुक, हर चीज की ड्यूटी देने वाले हिजड़े हुआ करते थे, यूनिक्स, ट्रांसजेंडर्स बोल सकते हैं उनको, व्हाटएवर। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया वो सी ग्रेड रानियों का किस्सा। जो बी ग्रेड थी और ए ग्रेड थी, तो मुझे याद है जो महाराजा का जो पर्सनल जो बेडरूम होता था ना, वो वहां पे हमारे हॉकी के चीफ कोच साहब थे चतरजीत सिंह जी, ये बात है साहब 1990 की। तो उनका रेजिडेंस जो है वो उसी महाराजा पटियाला के बेडरूम में था, उनको दिया गया था। बहुत सारे कोचेस भी वहीं एकोमोडेशन में रहते थे। तो मैंने एक बार चतरजीत सर से कहा कि सर मेरी बड़ी इच्छा है, आई वॉन्ट टू सी दैट बेडरूम ऑफ, कहता हो अजीत यू मोस्ट वेलकम। तो आई वेंट देयर फॉर अ कप ऑफ टी। उन्होंने फिर वो मुझे पूरा घर दिखाया था। और मैं आपको यकीन बताऊं कि जब मैंने वो घर देखा, शायद उससे 100 साल पहले महाराजा भूपेंद्र सिंह का वो बेडरूम रहा होगा। 100 साल बाद भी उस रूम की जो शोभा है ना, आहा, क्या जो बनावट थी, क्या डिजाइन था, और उसमें फर्नीचर वही पुराना वाला फर्नीचर आज भी रखा हुआ था।
अच्छा, पूरे एनआईएस पटियाला को उन्होंने एज इट इज हैंड ओवर कर दिया था। तो वहाँ के 4th क्लास स्टाफ के बाद भी महाराजा पटियाला के जमाने का फर्नीचर, मिरर पूरे एनआईएस में सबके घरों में होते थे, पुराने सोफे सेट और वो पुरानी लकड़ी के एंटीक पीसेस एक से एक। उसी तरह एक बैंक्वेट हॉल था हमारी, जिस हॉल में हमारी क्लास लगती थी उसका नाम था कि बैंक्वेट हॉल में वो हमारी वो जो एलाइड सब्जेक्ट्स होते थे हमारे, उनकी क्लास हमारी उस बैंक्वेट हॉल में लगती थी। तो उस बैंक्वेट हॉल से वो शैंडलियर वगैरह तो तब निकाल लिए गए थे। नाउ इट वाज अ सिंपल हॉल बट इट वाज क्वाइट बिग हॉल और बहुत खूबसूरत था। एनआईएस की लाइब्रेरी भी ऐसे ही एक, अच्छा, अलग अलग किस्म के बैंक्वेट हॉल्स होते थे। अगर ज़्यादा बड़ी, मुझे याद बताया जाता है कि एक बार क्वीन एलिजाबेथ आई थी, तो जिस बैंक्वेट हॉल में हमारी क्लास लगती थी वहीं पर वो क्वीन एलिजाबेथ का भी डिनर हुआ था। ये क्वीन एलिजाबेथ या पता नहीं फ्रांस की कहीं की रानी आए थे, आई एम नॉट श्योर अबाउट क्वीन एलिजाबेथ। उसी तरह हमारा कोचेस का एक ना, ऑफिसर्स का एक क्लब होता था, तो हम लोग बाहर सोफे पड़े हुए थे और वहाँ पे बैठ के हम लोग कॉफ़ी पिया करते थे, अखबार पढ़ा करते थे। वो हमारा रूटीन था, हमारा क्लब जो था। तो वहाँ पे ना एक दरवाज़ा था, तो एक दिन उसकी सफाई हो रही थी उस कमरे की। तो मैं बाई चांस आई वॉज पासिंग फ्रॉम देयर, तो मैंने देखा, मैं उस कमरे में ना चला गया। तो उन्होंने बोला सर यहीं रुक जाए, यहीं से देख लीजिए। सर वो इट वॉज अ ड्राइंग रूम, और आज भी वो उसकी, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना खूबसूरत, इतना ब्यूटीफुली डेकोरेटेड और इतने महंगे कालीन, वो दिख रहा था कि वो शायद मतलब आज अगर वैसा ड्राइंग रूम बनाना होगा तो शायद 5-10 करोड़ रुपए लग जाएंगे। और वो हूबहू उसी क्वालिटी से आज भी एनआईएस ने मेंटेन कर रखा है। और जब बहुत बड़ी डिग्नेटरीज कभी कोई आती हैं तब वो रूम खोला जाता है, पर उसकी रेगुलर साफ सफाई होती है, मेंटेनेंस होती है, उसकी साफ सफाई का भी एक प्रोटोकॉल है। दैट इज द ओनली रूम विच इज स्टिल मेंटेन्ड। और मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने इतना खूबसूरत ड्राइंग रूम अपने जीवन में फिर कभी नहीं देखा। अभी भी वो है, अगर आप कभी जाएं और अगर आपका कोई जुगाड़ बैठ जाए या एनआईएस में कोई हो तो आप वो रूम देख के आना। उसके बाद आज जो सेक्रेटेरिएट है वहां पे महाराजा पटियाला के ऑफिसेज हुआ करते थे। अच्छा, जो बैंक्वेट हॉल है उसके बगल में एक गलियारा है, उस गलियारे के जब आप पीछे की तरफ जाए तो एक बहुत लंबा गलियारा था, उसमें एक छोटा सा पूल बना हुआ था और उसमें अभी भी ऐसे स्टैंड थे जिन पे लगता था कि यहां पे पहले कुछ था, उसको निकाला गया है। अच्छा, ऊपर जाने के लिए फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे सीढ़ियों पर भी कुछ ऐसा लगता था कि पहले यहां मूर्तियां लगी थी, उसको नट बोल्ट से वो निकाल दी गई हैं सारी, जब एनआईएस पटियाला वहां पे एस्टैब्लिश किया गया। तो वो पूरा संगमरमर का बना हुआ था और बेहद खूबसूरत नक्काशी अभी भी उस हॉल में थी। अभी तो वहां टूटा फर्नीचर पड़ा रहता था, उजड़ा हुआ एक हॉल था। पर फिर मैंने जब दीवान जर्मनी दास की बुक पढ़ी तो मुझे फिर उस हॉल की हकीकत पता चली कि उसमें बेहद खूबसूरत एक स्विमिंग पूल था। कितना बड़ा होगा, करीब 20 फीट बाई 20 फीट का, संगमरमर का बना हुआ था और बेहद खूबसूरत वाला संगमरमर, और काफ़ी बड़ा हॉल था। तो उसके बाद उसके बारे में दीवान जर्मनी दास लिखते हैं कि वहाँ पे महाराजा पटियाला जो है अपनी विभिन्न रानियों के साथ नग्न होकर स्नान किया करता था, और वो सारा और वो पूरा। ओह, तो मैंने कहा ये वही पूल है। जब मैंने वो दीवान जर्मनी दास की बुक पढ़ी तो देन आई वाज रिलेटिंग विद द पैलेस, तो फिर मैंने कहा हो ये उस पूल की बात कर रहा है। उस पूल में हमारे एग्जाम्स हुआ करते थे, क्योंकि लंबी ना एग्जाम्स के लिए पूरा एनआईएस 300 बच्चा बैठ के एग्जाम दे रहा है, तो 300 बच्चों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट होता था, तो उसमें करीब 100-150 कुर्सियां लग जाती थी, इतना बड़ा वो हॉल था। तो वो पूल आज भी है, आप एनआईएस अगर जाएं तो देख के आइएगा। और जब आप एनआईएस जाते हैं तो जैसे ही व्हेन यू रीच द पैलेस, तो लेफ्ट साइड में वो मैंने बोला ना सेक्रेटेरिएट है, तो उसका एक बड़े मजेदार किस्सा है।
क्या हुआ कि महाराजा पटियाला की एक फेवरेट रानी थी और उस रानी के पिताजी महाराजा के बड़े इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे, ऑलमोस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर। ये किस्सा भी दीवान जर्मनी दास की बुक में है, आप पढ़ सकते हैं। तो सब अब प्राइम मिनिस्टर साहब मुंह लगे थे और रानी भी मुंह लगी थी, और उस रानी की वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब की बहुत ज्यादा सुनी जाती थी। मैं प्राइम मिनिस्टर का नाम भूल गया हूं, आप दीवान जर्मनी दास की बुक में पढ़ लीजिएगा। ये किस्सा बड़ा प्रोमिनेंट किस्सा है उस बुक का। तो तब तो कुछ लोगों ने प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ, मतलब राजा साहब के ससुर जी के खिलाफ एक षड्यंत्र किया। अब षड्यंत्र यह किया कि भाई राजा साहब को अगर रानी साहिबा से भी मिलना है तो वो रानी साहिबा को पहले मैसेज भेजते थे, तो फिर रानी साहिबा अलाउ करती थी, तब महाराजा उनके बेडरूम में जाया करते थे। उसी तरह अगर रानी को भी राजा से मिलना है तो पहले रानी अपॉइंटमेंट लेती थी, तब राजा साहब से मुलाकात होती है। और लोग बताते हैं कि महीनों महीनों खास रानियों की भी मुलाकात, टाइम नहीं मिल पाता था महाराजा साहब का। तो प्राइम मिनिस्टर भी तो ऐसे थोड़ा ना उनके मिलने चला जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर को जब मिलना होता था किसी ऑफिशियल मीटिंग के लिए, किसी ऑफिशियल काम के लिए, तो वो अपॉइंटमेंट लिया करता था साहब राजा से। तो जिन लोगों ने ससुर जी के खिलाफ षड्यंत्र किया, उन्होंने 1-1.5-2 महीना तक ससुर जी को महाराजा साहब से मिलने ही नहीं दिया। बोला नहीं महाराजा साहब टाइम नहीं दे रहे। और महाराजा साहब ने जब स्टाफ से पूछा कि यार वो मंत्री जी ससुर साहब दिख नहीं रहे आजकल, बोला सर आजकल उनका थोड़ा सा ना समझ में नहीं आ रहा, परेशान से लगते हैं। अच्छा कोई नहीं, उनका इलाज कराओ। अच्छा जी। तो ये इस तरीके से 2-3 महीने बीत गए। उधर मंत्री जी बड़े परेशान ससुर साहब की, मेरी राजा से मुलाकात कराओ। स्टाफ कहता वो जी टाइम ही नहीं दे रहे। जब राजा पूछे मंत्री जी कहाँ है, तो बोले वो आता ही नहीं जी। कहने का मतलब कि 2-3 महीने 4 महीने तक ये चलता रहा। ससुर जी परेशान हो गए, वह समझ गए कि यार मेरे खिलाफ तो गेम हो गई है। तो उनको लगा कि यार ये ऐसे तो मिलने नहीं देंगे मुझे राजा साहब से। तो जब कभी राजा साहब कभी बाहर जाएं, शिकार पे जाए, या जब निकले, तो मैं रास्ते में उनको रोक के उनसे बात करूंगा। और इधर स्टाफ ने महाराजा को समझाया कि साहब ससुर जी तो कुछ पागल टाइप के हो गए लगता है, कुछ दिमाग में फर्क पै गया है। की होया जी? कहते जी आजकल गड्डिया के पीछे भजते आ, जैसे कुत्ते नहीं गाड़ियों के पीछे भागते। बोले जी मिनिस्टर साहब गड्डिया के पीछे भाजते और भाव भाव भी करते हैं। कहते हो ये तो बड़ी प्रॉब्लम है यार, इन्हें इलाज कराओ, कोई वधिया जो डॉक्टर बुलाओ। कह जी कर रहे हैं इलाज चल रहा, पर हजे सुधार नहीं हैगा। तो राजा साहब को बता दिया कि ससुर जी तो पागल हो गए और गाड़ियों के पीछे भागते हैं। उधर ससुर जी ने ये प्लानिंग बना रखी थी मैं रास्ते में गाड़ी रोकूंगा। तो एक बार ससुर जी अपना राजा साहब जा रहे थे, तो ससुर जी ने रोड पे गाड़ी के आगे आ गए और रोकवाने की कोशिश की। तो राजा साहब ने कहा साइड से निकाल के जल्दी ले चल। तो साहब इस तरीके से ससुर साहब यानी मंत्री जी को पागल घोषित कर दिया गया और महल से उनका निकाला हो गया। और उनको शायद फिर बताते हैं कि किसी पागल खाने में भी भर्ती कर दिया गया था, जबरदस्ती पकड़ के ये पागल हो गया। तो सब वो आपने वो देखा ना, बहुत सारे सीरियल्स आते थे वो पुराने ज़माने के दूरदर्शन पे, जहाँ राजमहलों के षड्यंत्र दिखाए जाते थे। तो सब राजमहल में ऐसे ऐसे षड्यंत्र होते थे। रानियां एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करती थी, जो कोर्टियर्स होते थे वो एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करते थे। एक और बड़ा मजेदार किस्सा है, एक बार मैं और मेरी वाइफ हम गए थे चैल। तो चैल में भी महाराजा पटियाला का एक पैलेस है। अब तो वो इट हैज बिकम अ 5-स्टार होटल, एंड चैल हैज गॉट अ क्रिकेट ग्राउंड विच इज द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड एल्टीट्यूड वाइज इन द वर्ल्ड। तो उसकी भी एक स्टोरी है कि वो आखिर चैल का पैलेस और वो चैल का क्रिकेट ग्राउंड क्यों बना। कि महाराजा जो मॉल रोड थी शिमले की, वो वायसराय ने शिमला बसाया था ना, तो वहाँ पे सारी इंग्लिश लेडीज और सिर्फ रॉयल्टी और अंग्रेज संभ्रांत महिलाएं ही मॉल रोड पे जो है टहल सकती थी। आम इंडियंस वर नॉट अलाउड ऑन द मॉल रोड ऑफ शिमला।
तो लोग बताते हैं कि वॉयसराय की बेटी जो है उस मॉल पे टहल रही थी और इधर से महाराजा पटियाला जो है अपना घोड़ा दौड़ाते हुए बहुत तेजी से उनके बगल से निकले। मतलब महाराजा थे भी बहुत बददिमाग। तो वो धूल उड़ी, घोड़ा जब दौड़ेगा तो धूल उड़ेगी, तो धूल उड़ी तो वो वॉयसराय की बेटी के ऊपर से धूल जब उड़ी तो उन्होंने ना गाली दी कि ब्लडी इंडियन बास्टर्ड, ऐसे कुछ करके। तो महाराजा ने वो गाली सुन ली तो अपना घोड़ा दौड़ा के वापस आए। और उसको फिर महाराजा तो फिर भैया पंजाब के महाराजा थे, उनको तो बहुत अच्छी पंजाबी आती थी। तो उन्होंने महाराजा साहब ने उस वॉयसराय की बेटी को शुद्ध विशुद्ध पंजाबी में माँ बहन की गालियाँ निकाली। वो गालियाँ मैं यहाँ फेसबुक होता तो लिख देता, पर यहाँ यूट्यूब पे ना मैं बहुत शरीफ बच्चा बन गया हूँ ना, यूट्यूब में मैं गालियाँ वालियाँ नहीं निकाल सकता हूँ। तो महाराज ने माँ बहन की गालियाँ निकाली और बोला अभी मेरे मुंह से निकलने जा रही थी कि चक के ले जाऊंगा, अपने प्यो ਨੂੰ कह दी। तो साहब वायसराय की बेटी ने अपने बाप को कंप्लेंट किया कि ऐसे ऐसे एक सरदार था, उसने मुझे ऐसी ऐसी गाली दी। तो पता लगा केड़ा सीगा भाई। वायसराय ने बोला जी वो महाराजा भूपेंद्र सिंह जी के। यार ये तो बहुत बददिमाग आदमी हैं। तो बाकायदा उनकी कंप्लेंट हुई और उनको पेशी के लिए बुलाया गया। तो महाराजा पटियाला तो था तो बददिमाग आदमी, उन्होंने पेशी वालों को भी गाली दी कि पैचो तो भजो। तो साहब ब्रिटिश सरकार ने महाराजा पटियाला को शिमले से बैन कर दिया कि आज के बाद महाराजा पटियाला शिमले नहीं आएगा। तड़ी पार परसोना नॉन, जब अंग्रेज जब किसी को तड़ी पार करते हैं या जब उसकी एंट्री बैन करते हैं तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है परसोना नॉन ग्राटा। मतलब ये इस आदमी की यहाँ पे प्रवेश की अब नॉन ग्राटा, जरूरत नहीं है, ये परमिशन नहीं है। तो जब महाराजा को पता चला कि अब आपको शिमले से बैन कर दिया गया तो उन्होंने फिर पंजाबी में कि अपनी बुंड च पालो भैन चो, मैनू नहीं चाहिए शिमला। तो उसने बोला सर हुण तो तुसी शिमला जा नहीं सकते, फिर उनके भैन चो नवा शिमला बनाओ। तो साहब अब और शिमले तो ऊपर होना चाहिए, तो शिमले तो वधिया बनाऊंगा। तो साहब ढूंढा गया कि शिमले से हाइट में ऊपर कौन सी जगह है, तो वहाँ मिली चैल, CHAIL चैल। तो फिर वहाँ पे महाराजा पटियाला ने एक क्रिकेट ग्राउंड बनाया और एक पैलेस बनाया। कहते असी नहीं जाना शिमले हूँ, असी चैल जावा करांगे। तो सब चैल में आज भी वो पैलेस है, नाउ इट इज अ 5 स्टार होटल, और अभी भी 200 रुपये की टिकट लगती है अगर आपने वो देखना। इट्स अ ब्यूटीफुल पैलेस, ब्यूटीफुली मेंटेन, क्यों नाम इट्स अ 5 स्टार होटल। और उस अच्छा वो क्रिकेट ग्राउंड क्यों बनाया था कि क्रिकेट ग्राउंड बनाया और वहां पे पूरे वर्ल्ड की रॉयल्टी को बुला के क्रिकेट मैच कराता था महाराजा पटियाला, और स्पेशली ऑर्डर था कि वॉयसराय के खानदान का कोई नहीं घुसना चाहिए। पूरे ब्रिटिश रॉयल्टी और सबको पूरे वर्ल्ड को इनवाइट करता था, वहां पे मैच होता था और बड़ा बहुत जबरदस्त आयोजन होता था। वॉयसराय के परिवार की एंट्री बैन थी बदला लेने के लिए। तो तब इतना बददिमाग और इतना मस्त मौला आदमी था। तब वैसे एक बात बताऊं, मैं महाराजा पटियाला के किस्से सुनाने लगूं तो 100 एपिसोड बन जाएंगे। तो सब दिस वाज महाराजा पटियाला। और मैं आपको बताऊं कि NIS में मैं रहा हूँगा करीब 4-5 साल, 5 साल मेरा बीता है। तो एक बार हमारे सरदार जी हॉकी के बड़े डेकोरेटेड प्लेयर हुए, सरदार बालकृष्ण सिंह जी। ही वॉज द चीफ कोच, या नहीं, ही वॉज द डीन ऑफ NIS, चीफ कोच से भी ऊपर। सरदार बालकृष्ण सिंह, ओलंपियन, ओलंपिक मेडलिस्ट, वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ दिस कंट्री। तो NIS के हमारे डिप्लोमा के आखिरी हफ्ता चल रहा था। तो आखिरी हफ्ते में ना एक गेट टुगेदर होता था जहाँ पे NIS के बड़े जो ऑफिसर्स और बड़े जो कोचेज होते थे वो स्टूडेंट्स को एड्रेस करते थे। तो बालकृष्ण साहब बोलने के लिए उठे।
तो बालकृष्ण सर ने कहा, अच्छा बालकृष्ण सर की उन दिनों भी उम्र 60 साल की थी, वेरी सीनियर कोच, वेरी सीनियर पर्सन, और वो सचमुच यार व्हाट अ रॉयल पर्सन, व्हाट अ पर्सनालिटी। तो बालकृष्ण सर ने कहा कि दिस इज द लैंड ऑफ लव, एनआईएस के कैंपस के लिए बोले वो, दिस इज द लैंड ऑफ रोमांस। आई हैव सीन thousands and thousands of romances blooming here in this campus। मैंने, ये प्रेम की धरती है और मैंने यहाँ हजारों रोमांसेस पनपते देखे हैं। इट्स अ वेरी रोमांटिक लैंड और आई होप यू वुड हैव एंजॉयड योर स्टे हियर। असल में बालकृष्ण सर उस कैंपस में 30-40 साल रहे थे और उन्होंने सचमुच, वो जो सचमुच एनआईएस का जो कैंपस है ना, वो इट्स अ वेरी रोमांटिक प्लेस। मतलब वहाँ की रग रग में, वहाँ की एक एक फूल पत्ती में, वहाँ की एक एक धूल के कण में ना रोमांस वाकई है। ये आप भी जाएंगे तो आपको फील होगा। एक तो आपको ये फील नहीं होगा कि आप वाकई हिंदुस्तान में। सच अ ब्यूटीफुल कैंपस, सच अ, इतने बड़े बड़े लॉन्स, ब्यूटीफुली मेंटेन्ड, ऐसे मैनिक्योर्ड। तो वो जो उन्होंने बात कही ना कि आई हैव सीन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रोमांसेस ब्लूमिंग हेयर, तो फॉर मी इट्स वेरी ट्रू, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में भी जो रोमांस जो ब्लूम किया ना, वो उसी धरती पे किया। मेरी भी मोनिका जी से मुलाकात और बातचीत वो वहीं एनआईएस पटियाले में ही हुई थी। तो वो जगह मुझे आज भी याद आती है और मैंने वहाँ 5 साल बिताए हैं और मैं कहूँगा कि वो 5 साल मेरी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन दिन थे। अगर आपको मौका मिले तो कभी भी एनआईएस पटियाला ज़रूर देखने जाइएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं ऐसे ही किस्सा गोई के एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू वेरी मच।